अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सबसे बड़ी खबर तो वही है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि वो जनाब जो तमाम हल्का बंदी हैं एवरीथिंग फाइनल कर लेंगे। 27 को वो पहली लिस्ट निकालेंगे, फिर 3 दिन रखे हैं शिकायतों के लिए, और फिर 30 नवंबर को वो फाइनल हो जाएगा और फिर इलेक्शन स्केड्यूल भी आ जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो 55 4 डेज और ये मिलाप लू के 28 जनवरी की डेट सुनने में आ रही है कि इलेक्शन हो जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो अब चलें फैसला नज़र आ रहा है कि हो रहे हैं। खान साहब का और शाह महमूद साहब की जो इंडाइटमेंट है वो कोई हफ्ता आगे चली गई है। अब सुना है 24 को हो जाएगी। दूसरी तरफ May 9 वाले रोज़ बरोज़ जो गायब हैं वो तायब होते जा रहे हैं, वो भी सुना एक पैरेलल केस बन रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी कि जी क्या पार्टी बैन होने लगी है PTI के नहीं। फिर आज खबर निकली कि केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मुर्जा सुलंगी साहब ने जाके शफकत महमूद से मुलाकात की। सीनियर PTI के जो लीडर हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। ये मुलाकात कोई तकरीबन 4 दिन पहले हुई थी। खबर अब निकली है तो उसके बाद अब ये शुरू हो गई है बात कि अगर फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट का वजीर इंफॉर्मेशन जाके PTI के एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर से बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर है वो इतना तप्पड़ तो नहीं है कि खुद ही बैठ के चले जाए। निगरान गवर्नमेंट जाके खुद ही बातें करती रहे, क्लियरेंसेस के बाद ही गई होगी। तो अगर क्लियरेंसेस आई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो बहुत बड़ी बात चल रही थी कि इमरान खान हो ना हो, लग ये रहा है कि बल्ला इलेक्शन में होगा, और वरना ये मुलाकात शायद बिल्कुल एक रियलिटी ना बनती। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। लेकिन जब हम बाकी भी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं तो आज आप में से 2 आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा। 2 लीडर जिनको बड़ा खुश होना चाहिए लेकिन अंदर से मेरी इत्तला के मुताबिक काफ़ी परेशान है। एक आसिफ जरदारी साहब परेशान है और मियाँ नवाज शरीफ भी थोड़ा सा परेशान है। मियाँ नवाज शरीफ को फिक्र है कि जब उनका बड़ा ये जब नाअहली की बात चल रही है तो उसमें बड़ा क्रिटिकल रोल होगा रिटर्निंग अफसर का, जो हम काफ़ी दिनों से अपने प्रोग्राम से आपको समझा भी रहे थे डिटेल में कि क्यों। लेकिन वो क्यों अब ज़्यादा परेशानी बन गई, वो इसलिए बन गई है कि अब इतलात ही आ रही हैं कि जो अदलिया है वो माजूरी जाहिर कर रही है अपने जुडिशल ऑफिसर्स देने के लिए रिटर्निंग अफसर वगैरह के रोल्स में। और वो लग रहा है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं दूसरे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे। अब अगर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर फैसला कर रहा है मियाँ साहब के किसी इसी नॉमिनेशन पेपर्स पे, तो जाहिर है फिर आपको पता है कि इन्फ्लुएंस किसका मैटर कर सकता है। तो ये एक फिर क्वेश्चन मार्क है। पीपल्स पार्टी की इतला ये है, जब ऑफ द रिकॉर्ड उनके सीनियर लोगों से बातें करते हैं तो उनको लग ये रहा है कि शायद हमें इस बारी सिंपल मेजॉरिटी ना मिल सके सिंध में, ये ना मिलने दी जाए और हमें अलायंस करना पड़े। ये भी एक चेक होगा। इन सारी चीज़ों के अंदर जब आप ऐड करते हैं तो सडनली आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सबकी जमहूरियत जागी हुई कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो, जल्दी जल्दी इलेक्शन हो। उसमें यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब से सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स नैब के साथ अटैच किए गए हैं। बहुत से पॉलिटिशियंस को उसकी भी फिक्र लग गई है कि नैब में दिन कोई आने वाले हमारे को इतने अच्छे होंगे नहीं, तो जितनी जल्दी की पावर इक्वेशन नहीं बन जाए तो भी अच्छा। तो बड़ी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी बातें हैं। और हमें ज्वाइन किया हुआ है मुस्तफा राज खोखर साहब ने। ये वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रेबल हैं आजकल ये नई पार्टी बना रहे हैं, बगावत भी की हुई है, सो इनसे भी बात होगी। फ़ाद हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, शहजाद इकबाल हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। और आप सबकी इजाज़त से मैं क्विकली शफकत महमूद साहब को हमने पकड़ा है लाइन पे, उनसे ज़रा क्विकली बात कर लें, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर PTI के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी होती है जब आप में से कोई गायब होता है, कोई तायब होता है और कोई बचा हुआ बैठा होता है तो उसे मिल जाए तो बात हो जाती है। तो पहले तो आप वो रेयर ब्रीड हैं, आपसे बात हो जाए। ये बताएं, आपसे मुलाकात हुई ये मुर्जा सुलंगी साहब की, तो क्या इसका मतलब है? हमें तो ये नज़र आ रहा है कि इसका मतलब तो ये है कि शायद आप लोग बैन नहीं हो रहे, वरना इंफॉर्मेशन फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्यों मिलता है? आप लोगों की क्या रीडिंग है, क्यों मुलाकात हुई है ये? देखिए जी, वो मुर्जा सुलंगी साहब ने मुझे फ़ोन किया 1 दफ़ा 2-3 दफ़ा, मैंने पार्टी से मशवरा किया, पार्टी की इजाज़त से मैंने उनसे मुलाकात की। और मुलाकात में नेचुरली हमने मुल्की हालात जो है उनको डिस्कस किया। उनका अपने गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम ऐसे तरीके से
पूरा करें। तो मैंने गुजारिश की कि उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि अगर ये तासुर हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो कोई तस्लीम नहीं करेगा। और इस वक्त कौम की जो एक रिक्वायरमेंट है या आगे बढ़ने के लिए जो अशद एक ज़रूरत है वो ये है कि एक ऐसा इलेक्शन हो जिसको सारे लोग तस्लीम करें। और हम अगर कौमी इत्तेफाक राय करते हैं और करने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने बुरे हालात कौम के, मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मुआशी और हर लिहाज से इतने बुरे हों। तो इसको आगे बढ़ने के लिए कौमी इत्तेफाक राय बहुत जरूरी है। शफकत, आपके पास आपका तो मुझे अंदाजा है, लेकिन अभी और भी मैं आपसे पूछूंगा वो क्या पैगाम लेके आए थे, बिकॉज वो केयर टेकर गवर्नमेंट है और मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि वो क्यों मिलना चाहते थे, वो क्या पैगाम लेके आए थे? पता नहीं मैं उसको पैगाम कहूं या कैसे, क्योंकि पैगाम उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये पैगाम लेके आया हूं या मैं आपके साथ उन्होंने वही बातें की जो मैंने आपको कहा है कि जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं उसके बारे में बात की। उन्होंने ये नहीं मुझे कहा कि मैं आपके लिए किसी शख्स से या किसी प्राइम मिनिस्टर से या किसी और तरीका से मैं कोई नहीं, एक होता है ना, एक होता है, देखें, एक होता है कि मैं आपको मिलने आया हूं, मैं कहता हूं शफकत साहब अब इलेक्शन होने वाले हैं, मैं आपको यह तसल्ली देने आया हूं कि आपकी पार्टी को भी भरपूर मौका मिलेगा, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल हम इवन हैंडेडली ट्रीट करेंगे। तो वो एक पैगाम होता है ना। क्या वो ये कहने आए थे आपको कि आपको इवन प्लेइंग फील्ड मिलेगी, सब कुछ? आखिर कुछ तो करने आए थे ना, खाली आपकी चाय तो नहीं पीने आए थे? नहीं, उन्होंने इस चीज का अदा किया था कि हम, उनकी गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और वो जो उन केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए निभाएं। और इसका मतलब है कि वो हमें भी, ये नहीं कि उन्होंने कोई कहा कि तहरीके इंसाफ के लिए सिर्फ हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। उन्होंने एक जनरल बात की कि हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करें। तो मैंने ये गुजारिश की कि उसके लिए जरूरी है कि एक माहौल पैदा किया जाए, और वो माहौल तभी पैदा हो सकता है कि अगर सारी जमातों को अगर सियासी एक्टिविटी है तो वो करने दी जाए, कोई जलसा है तो वो करने दिया जाए, ताकि लोगों को नजर आए कि आपकी पार्टी का क्या एनालिसिस है इस रीच आउट के बाद? आपकी पार्टी का क्या एनालिसिस है कि ये जो इतना खतरा बन रहा था पार्टी बैन, आपको लगता है कि ये कम से कम ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग हुई है आपको कि जाहिर है अगर आपकी पार्टी बैन होने वाली होती तो फिर तो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कभी ना आपके पास आता ना? तो आप लोगों ने इसको लिया? ये मालिक, ये तज्जिया तो आपने करना है, लेकिन हम तो हर किसी से मिलने के लिए तैयार हैं, और हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हम हर किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और कुछ हमारे लीडर्स जो है ना, असद कैसर साहब ने जमात इस्लामी से बात की है, उसके अलावा उन्होंने शिरानी साहब से बात की है, और लोगों से भी। तो अच्छा, हमें यह भी इत्तला मिल रही थी कि उस दिन जो मीटिंग हुई है कोई कोर कमेटी की, शायद उनकी हमशीरा कर रही थी उसको हेड, तो फॉर्मर स्पीकर साहब को उस पर कोई एतराज भी हुआ था, ऐसी कोई बात हुई थी? मैं उसमें शामिल नहीं था, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन, एक बात हम ये भी सुन रहे हैं कि बहस चल रही है पीटीआई में कि अगर इमरान खान को सज़ा होती है साइफर में और या उसके साथ में 9 का जो आप सुन रहे हैं कि केस तैयार हो रहा है, बन रहा है, FIRs में नाम है, तो पीटीआई, अगर चेयरमैन पीटीआई को सज़ा होती है या वो डिसक्वालीफाई होते हैं, तो क्या पीटीआई इस पे भी ऑप्शन ये ज़ेरे गौर है कि इलेक्शंस का बॉयकॉट किया जाए? ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है, और लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आपको ज़रूर दूंगा कि इलेक्शन का कभी बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि पार्टी इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया हमें देने का। मुर्जा, आप बताएं, आपके ख्याल में मुसवा क्या है? डू यू थिंक ये मैसेजिंग थी? ऑफ कोर्स मालिक भाई, देखिए, इलेक्शन कराना ECP की जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड ECP से होनी चाहिए। इलेक्शन का तौर तरीका, एनवायरनमेंट, ये सारा दायरेकार ECP का है। केयर टेकर हुकूमत का आईनी कानूनी कोई उसके ऊपर करना ना उन्होंने। अब अगर वो मिले हैं वजीर साहब, सोलंकी साहब, तो जाहिर बात है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो ये गुफ्तगू उसके मुतालिक होगी। और आपने ठीक उनसे सवाल किया कि फिर इसका मतलब तो ये है कि पीटीआई और इलेक्शन के अंदर भी होगी और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान भी होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी
कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला ना हो, कोई ऐसी चीज़ हो। तो ये अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके लिए हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है, उसके लिए हुकूमत कोई गुफ्तगू कर सकती है। ये तो लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कुछ परेशान नहीं होंगे इस मुलाकात से? मालिक भाई, परेशानी तो वैसे भी पीपल्स पार्टी को, तो देखिए अगर हम पीपल्स पार्टी को देखें तो उनका ख्याल था कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग उनमें शामिल हो जाएंगे। उनका ख्याल था बलूचिस्तान से बाप पार्टी के लोग उनमें शामिल होंगे। जनूबी पंजाब से कुछ लोगों की आस और उम्मीद लगाई हुई थी। फिर वहां पर हमने देखा परवेज खटक साहब शामिल करवा दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब आ गए। जनूबी पंजाब की शख्सियात इस्तेहकाम में शामिल हो गई। बाप के लोग जो आना चाह रहे थे या जिनको कहा जा रहा था कि वो आए पीपल्स पार्टी में, उन्होंने मुस्लिम लीग नून का रुख कर लिया। तो पीपल्स पार्टी की होप्स तो काफी नीचे जा चुकी। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था अगरचे आप तो आप पार्टी से छोड़ चुके हैं, पता नहीं आपने छोड़ दिया फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया। ये मुझे बताएं, ये जो मैं सुन रहा हूं कि बड़ी लीडरशिप परेशान है कि हमारे साथ हाथ होने वाला है सिंध में, और हमारी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना रहे, ये आपसे कोई बात करते हैं, लोग बताते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई बात शायद तो नहीं होती, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर है कि ये गुफ्तगू ज़रूर चल रही है। लोगों की अप्रीहेंशंस हैं कि हमारे साथ पहले जो तवक्को थी हमारी वो पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा है शायद कि सिंध के अंदर भी कुछ शायद मुश्किलात हों, उनके लिए खड़ी की जाए, और शायद इस दफ़ा सिंपल मेजॉरिटी ना हो और किसी कोalition पार्टनर को साथ में लाके उन्हें हुकूमत साजी कर, फिर एमक्यूएम इनके गले में बांध दी जाए। ये तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े जालिम लोग हैं। फाद, आपके ख्याल में क्या खतरा टल गया पीटीआई के ऊपर से? बिकॉज मैं तो इस मीटिंग को आई डोंट वांट टू ओवर रीड इनटू इट, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, और ये खबर का निकलना आज के दिन जिस दिन इलेक्शन की भी चीज़ें अनाउंस हो। ये मीटिंग 4 दिन पुरानी थी, 4 दिन तक ये खबर लीक नहीं हुई। खबर लीक होती है जिस दिन इलेक्शन कमीशन भी अनाउंस करता है कि जी 30 को हम करके और फिर हम इलेक्शन भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में। तो नाउ डू यू थिंक कि हमें बल्ला नजर आ रहा है अब बैलेट पेपर पे? शुक्रिया मालिक। देखिए, मेरे ख्याल में जो आप आपके जो प्रोग्राम्स में जब पहले ये बात हुई थी तो उस टाइम मैं ये कह रहा था कि जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा रही है, यानी उस वक्त किसी के पास कोई हतमी प्लान नहीं है कि अल्टीमेटली इलेक्शन तक क्या होना है, कैसे होना है, क्या होना है। मुझे अब ये एक मेरी असेसमेंट है कि अब वो स्क्रिप्ट शायद बिल्कुल हतमी तौर पर तो नहीं लिखी गई, लेकिन उसकी कुछ शक्ल नज़र आ रही है, और उसमें उस शक्ल का की जो एक झलक है वो ये है कि अब इलेक्शंस होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और वो उसका सबूत है वो वही है जो अभी आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आना और फिर ये मीटिंग होना। लेकिन सिर्फ इलेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि देखिए ना, पहले तो कोई सवाल था कि जी इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा अहम सवाल था वो ये था कि जी इलेक्शन में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शमूलियत इख्तियार करेगी कि नहीं, क्या वो उसमें हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी। तो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि शायद वो जो एक मुअम्मा था वो भी रिजॉल्व होता जा रहा है। अब ये एकदम ऐसे नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत डिस्कशन है, प्लानिंग है, यानी उसके हर ऑप्शंस को देखा गया है, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और मेरे ख्याल में एट द एंड कंक्लूजन ये निकला है कि पीटीआई के बगैर इलेक्शन जो है वो शायद उस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होगा पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। अब दूसरा जो नेक्स्ट जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर पीटीआई बल्ला अगर बैलेट पे मौजूद है तो वो उसका आउटकम पे क्या इंपैक्ट होगा, ये है वो अगला सवाल। क्योंकि हमें ये तो अच्छी तरह मालूम है कि हवाओं का रुख क्या है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि वो जो हवाएं हैं वो अगर बल्ले को बैलेट पे ला रही हैं तो फिर क्या वो अगले 3 महीने में उन हवाओं में भी कुछ तब्दीली आ सकती है। मेरे ख्याल में अब वो पहले 2 क्वेश्चन आप बहुत हद तक आंसर हो गए हैं, और ये नए सवाल अब बहुत ज्यादा रेलेवेंस जो है वो गेन कर रहे हैं। शहजाद, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अगर फवाद ने इंटरेस्टिंगली पुट किया, उसने कहा है कि लग ये रहा है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्होंने शायद स्क्रिप्ट में ये चेंज कर दिया हो कि फोर्स कर दिया ये नेसेसिटी कि यार बिरले का होना ज़रूरी है। अगर आपने कुछ क्रेडिबिलिटी भी रखनी है, सेम्बलेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी भी रखनी है, तो बल्ले का होना ज़रूरी है। तो आई थिंक जो मैंने उनकी इस बात समझी है
क्योंकि ये लगता है कि अब ये देखना है कि ये जो सेम्बलेंस के लिए, क्रेडिबिलिटी के तासुर के लिए अगर बल्ला आता है तो कहीं वो हवा गेम ही तो नहीं उल्टी कर देगा, पता लगे आखिरी चैप्टर ही नया लिखा गया है बिकॉज वो चीज़ कंट्रोल नहीं हुई। एक ये, और दूसरा बड़ी जो अलार्मिंग डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, अलार्मिंग में भी इज द रॉन्ग वर्ड, कि जो हम सुन रहे हैं कि अब शायद रिटर्निंग ऑफिसर्स हो रहा है एसीज और डीसीज ले ले, प्योरली एग्जीक्यूटिव। अब बड़ा ही कंटेंशियस इलेक्शन ये होगा। नवाज शरीफ साहब के भी फ्यूचर का इलेक्शन का बड़ा गहरा ताल्लुक होगा कि कौन रिटर्निंग अफसर क्या करता है, इनिशियली पे उनके एक्सेप्ट करता है नहीं करता व्हाटएवर। तो ये दोनों चीज़ों पे आपका क्या तासुर है? क्या ये एसी डीसीज अगर होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये फर्दर क्वेश्चन मार्क्स लाएंगे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर? और क्या इसकी वजह से मियाँ साहब और जरदारी साहब को ज़्यादा परेशान होना चाहिए? बिकॉज अगर एग्जेक्टिव ही एसी डीसीज हैं तो भैया फिर बड़ी बारी हम चेंजेस देखते हैं, फिर सिंध के अंदर भी मेजॉरिटी कोई फ्रैक्चर्ड मेजॉरिटी में भी तब्दील हो सकती है। व्हाट डू यू से? अच्छा मालिक साहब, मेरा तो काफी अरसे से ये व्यू है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बैन करना या इलेक्शन से बाहर रखना ये शायद कभी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन ना सके। उसकी वजह यह है कि आप पार्टी को कैसे बैन करेंगे? एक फॉरेन फंडिंग का केस था, उसके जरिए ही कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो केस तो अभी बैक बर्नर पर है, बाकी चीजें ज्यादा आगे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि पार्टी बैन करने की तरफ या बल्ले का निशान बैलेट पे ना होना ये कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा बन सकता है। एक तो जो फाद साहब ने बात की, जाहिर सी बात है कि ये भी दिखाना है कि इलेक्शन क्रेडिबल है और पाकिस्तान में भी और बाहर भी उसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये फैक्टर था कि पार्टी को बैन करके आप पार्टी को बैन करेंगे कैसे? और मेरे ख्याल से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, बल्ला हो या ना हो, लेकिन क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? अगर बल्ला होगा तब भी क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कैंपेन करने दिया जाएगा? क्या उनके लोगों को वोट मांगने दिया जाएगा? क्या उनके वोटर्स को निकलने दिया जाएगा? मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ा सवाल है। आप देखें ना, इस वक्त आकर नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे, डायरेक्ट जलसा गाह पे पहुंचेंगे, जलसा कर लेंगे, जबकि वो इस वक्त कन्विक्टेड भी हैं, वो मफरूर भी हैं, लेकिन फिर भी उनको इजाजत है। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही है। कल फारूक हबीब साहब वाला एपिसोड आपने देख लिया कि 3 हफ्ते वो गायब रहे, गवादर में मिसिंग हुए थे, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी पे इल्जाम लगाए, इमरान खान पे इल्जाम लगाए, IPP ज्वाइन कर ली। तो मेरे ख्याल से बल्ला अगर मौजूद भी हो, उस बल्ले को कितना चलने दिया जाएगा, ये मेरे ख्याल से बड़ा अहम सवाल है। और कितना कंट्रोल किया जा सकता है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो PTI होगी, बल्ला भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से हालात ऐसे होंगे जिसमें तहरीक इंसाफ कोई फायदा नहीं हासिल कर सकेगी। हाँ, ये इस वक्त जरूर कहा जा रहा है कि उनका वोट बैंक है पंजाब में, KPK में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वोट जो है एक्सरसाइज हो पाएगा। खासतौर पे इस वक्त अगर आप हालात देखें, मतलब ना तो यहाँ पे इस वक्त आपको कानून नजर आता है, ना ही नजर आता है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ, और आप मुझे बताइए कि अगर एक हल्के में तहरीक इंसाफ को 80,000 वोट पड़ता है, लेकिन वहां से वो कह देते नहीं 8,000 वोट पड़ा है, क्या कर लेंगे आप? क्या इस मुल्क में आपको कोई नजर आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ये आप भी तमाशे देख रहे हैं, फारूक हबीब आते हैं, अगले दिन कोई और रहनुमा आ जाता है। तो अगर एसीज और डीसीज ने बनना है रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगी सिचुएशन? इट डज नॉट मैटर। देखिए, अगर इलेक्शन कंट्रोल्ड होने हैं तो आप किसी को भी बिठा दें, वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो आप ACDC को बिठाएं, आप किसी और को बिठाएं, मेरे ख्याल से वो मैटर नहीं करता। मैं तो ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर 80,000 वोट को कहते नहीं 8,000 वोट पड़ा है, आप किस फोरम पे लेके जाएंगे? आपको क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिल जाएगा? आपको क्या इसके बाद कहीं से इंसाफ मिल जाएगा? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तो क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, 3-4 साल में इंसाफ मिल जाएगा? वो काफी सारे फैसले पड़े रहते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, वो मामला वहीं चलता रहता है। तो मेरे लिए तो मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि किस तरीके का ये मुझे बताएं, जो बात अभी शहजाद कर रहे हैं, उससे तो अब ये बड़ा ऑब्वियस है इलेक्शन मैनेज होना इतना ज्यादा। मतलब 25 करोड़ का मुल्क है, इज इट दैट सिंपल? हम क्या देते हैं जी इलेक्शन मैनेज होगा, इतना ही आसान है? मालिक भाई, मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, 2018 के इलेक्शन में जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। इमरान खान साहब फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए फिर RTS को फेल करना पड़ा। इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट टेम्पर्स इतने ऊपर जा चुके होते हैं, गली मोहल्लों तक कैंपेन फैली होती है, लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, लड़ाई झगड़े का होने का एक बड़ा अंदेशा होता है, और इलेक्शन वाले दिन करना चीजें मुश्किल है। प्री पोल रिगिंग वो एक होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ अलायंसेस बनने, लोग इलेक्टेबल्स का
एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, जनूबी पंजाब महाज बन जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं कि जिसमें आप स्ट्रेटेजिकली डेंट करें अपने अगर किसी को आपने हदफ बनाया है उसको नुकसान देने के लिए। लेकिन इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट है, जो रिगिंग है, वो बहुत मुश्किल काम है। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, बाकी 8 पार्टियों ने आरटीएस के फेलियर के बाद इमरान खान साहब को तो हुकूमत नहीं करने दी। तो अगर ये इलेक्शन भी 2023 या 2024 का इलेक्शन इसी तरह होगा जिस तरह 2018 का हुआ था, तो जो लोग ऑपोजिशन में होंगे फिर वो हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो हमें चाहिए तो ये कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क से खत्म हो, सियासी इस्तेकाम आए। उसके लिए जरूरी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। लेकिन जो बात अभी कर रहे थे कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे मौजूद है, ऐन मुमकिन है कि एक नास्टी सरप्राइज आ जाए। और अगर वो नास्टी सरप्राइज आ जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि सारे जो कार्ड्स हैं दोज आर स्टैक्ड अगेंस्ट इमरान खान एंड अगेंस्ट पीटीआई। नवाज शरीफ साहब को सुर्खी पाउडर लगा के दोबारा मैदान में उतारा जा रहा है, बैसाखियों के साथ वो आ रहे हैं, अपनी सियासत की नफी करके वो आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर एक सरप्राइज आ जाता है तो फिर क्या रिएक्शन होगा आपके ख्याल में? अगर ये सजाएं हो जाती हैं इमरान खान की, तो पीटीआई स्टिल कंटेस्ट करेगी कि आपके ख्याल में कि उसके पास? शफकत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए। 1985 में जो बॉयकॉट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस का, वो आज तक उस अपनी गलती को कहते हैं कि बहुत बड़ी हमसे गलती हुई। और अगर पीटीआई इलेक्शन के बॉयकॉट की तरफ जाती है तो ये एक संगीन गलती होगी। पहले भी इमरान खान साहब इन चीज़ों को अहमियत इतनी वो नहीं देते। नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे के निकलना गलत था। अगर वो इस्तीफे वो ना दिए होते उन्होंने, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी बन जाती कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब से भी जान छुड़ाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो इन चीज़ों को इतनी अहमियत देते नहीं, लेकिन फील्ड नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर वो फील्ड छोड़ेंगे तो उसका फिर फहद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। फहद ने कहा कि ये स्क्रिप्ट में शामिल हो जाना, ये एक सर्टन ग्राउंड रियलिटीज की जो मैं समझाऊंगा, फहद ये कह रहे हैं कि ग्रजिंगली जी हो गया है। तो क्या ये चीज इस लेवल तक ही रुक सकती है कि गेम हाथ से निकल भी सकती है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि बतौर सियासतदान मेरा जो इलेक्शन कंटेस्ट करने का एक्सपीरियंस है, इलेक्शन डे के ऊपर आपकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। एक नास्टी सरप्राइज आ सकता है, या प्रीपोल हो या बाद में रीस्ट्रक्चरिंग हो, या फिर आपको आरटीएस फेल करना पड़ेगा। लेकिन वो फिर ऐसी चीजें हैं कि जो आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ी दरारें क्रिएट कर देती है। मुझे अभी तक मालिक भाई याद है, इलेक्शंस के फौरन बाद ईसीपी के सामने 11 अगस्त थी या 12 अगस्त, वहां पर तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई और वहां पर एहतजाज जारी था। मौलाना साहब ने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि 4 दिन बाद 14 अगस्त थी कि ये 14 अगस्त हम नहीं मनाएंगे, ये हम आजाद मुल्क में नहीं रहते, ये हमसे हमारा मैंडेट छीन लिया गया। तो लोगों को दीवार के साथ इलेक्शन के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है, लोग इतने चार्ज होते हैं कि फिर वो इस चीज को जाने नहीं देते। तो क्यों हमने ये माहौल क्रिएट करना है? प्रेशर ग्रुप्स का आगे आपको रोल नजर आ रहा है? बिकॉज आप लोगों पे भी इल्जाम है कि आप लोग भी प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं के चक्कर में पार्टी अभी आपके फैसले नहीं हो रहे जो आपके हैं सपोजिडली आपके लीडर सालार जो आपके हैं शायद हकाना बासी साहब, वो अभी तक कंफ्यूजन में है। वो 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। फिर उस दिन मेरे प्रोग्राम में भी थे, तो कहते हैं कि वो मशवरे मैंने अभी लोगों से करने हैं, सब कुछ है, आप लोग तैयार होकर बैठे हुए। तो क्या फिर आपके ये ग्रुप से प्रेशर ग्रुप्स बनेंगे आगे तगड़े? देखें, ये तो अब इलेक्शन डे के रिजल्ट्स अगर फ्री एंड फेयर होते हैं तो नजर आएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन काफी वसूख से ये बात कही जा सकती है कि कोई जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो सिंगल मेजॉरिटी हासिल कर सके, सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर सके। एक हॉच पॉच सी असेंबली होगी जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार की कश्मकश में एक दूसरे के साथ अलायंसेस नए बनाएंगी। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट होकर आएंगे क्योंकि लोगों के अंदर एक सियासत से बेजारी भी है। हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी से हटकर लोग आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जाएं, फिर अभी अलायंसेस बनना तो बाकी पावर पॉलिटिक्स का सेकंड राउंड शुरू होगा और बड़ा गंदा राउंड शुरू होगा। पावर पॉलिटिक्स, पॉपुलर तो पीछे रह गया, पॉपुलर तो पीछे रह गया। देखिए, हम सारी जो गुफ्तगू करते हैं मेजॉरिटी टॉक शोज के ऊपर, हम सारी पावर पॉलिटिक्स की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इसके अंदर रिफॉर्म की गुफ्तगू नहीं है, इसके अंदर लोगों के मसाइल की गुफ्तगू नहीं है। हम इतना उलझ गए इस चीज। इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर। फहद, मुझे एक बात बताएं, ये जब कल फरूख हबीब का सीन हुआ तो मुझे उससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात लगी कि वो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं आईपीपी ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, आईपीपी सारे इसको एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड कहते थे कि जब पैदा ही हुई तो ये बस वो मरा हुआ बच्चा था, जो उस तरह की सिचुएशन थी, और सारे भूल भी गए थे कि आईपीपी कोई चीज़ होती है।
कल इतने फैनफेयर के बाद आईपीपी को दोबारा उनका ज्वाइन करवाना, तो क्या दोबारा ये रिससिटेट कर रहे हैं, कोई जंप स्टार्ट कर रहे हैं, आईपीपी को फिर बनाया जा रहा है? बिकॉज मुझे तो आईपीपी का कोई बंदा टॉक शोज में भी नहीं हम बुलाते। हाल तो ये है कि हम आईपीपी को इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं कि हम टॉक शोज में भी आईपीपी का कोई लीडर नहीं होता। आज भी नहीं बैठा हुआ, आपके शोज में भी नहीं होता, शहजाद के शो में भी नहीं मैंने देखा। सो ये अचानक क्या आईपीपी रिवाइव हो रही है? देखिए मालिक, मेरे ख्याल में हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आईपीपी को, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो सिस्टम को जिसके तहत ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसको हमें बड़ा क्लोजली रीड करने की ज़रूरत है। देखिए, एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है हमारी इंडस्ट्री में, और मैं मतलब जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड, कि हम ख्वाहिश को खबर बनाना चाहते हैं। वो आमतौर पे ऐसा नहीं होता। जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अगर अप्रिशिएट ही करना चाहिए तो उसको रिकग्नाइज ज़रूर करना चाहिए। अभी देखिए, अभी बात हो रही है, अभी जो मुस्तफ़ा भाई भी बात कर रहे थे और ये इस पर जिक्र हो रहा था इलेक्शंस के हवाले से। अब इसमें देखिए ना, सिंपल बात है, अभी 2018 के इलेक्शन की बात की, अभी हम बात करेंगे कि स्क्रिप्ट क्या होगी और आगे जाके जो है वो क्या बनेगा। मुझे आप खुद बताएं मालिक, आप खुद इतने इलेक्शन कवर कर चुके हैं। मैं अगर आपको, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी मी नॉट, बट देखिए ना, ये अगर स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये एक एंड है जिसपे कह रहे हैं कि जी पीटीआई को हम बैन कर दें, हैं, ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रम है जिसपे एक एंड है कि जी पीटीआई को बैन कर दें। एक दूसरा एंड है कि हमारे पास वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जो एक बड़े थियोरेटिकल से इलेक्शन होते हैं जो पता नहीं किसी दुनिया में किसी मुल्क में होते होंगे, और एक ये बीच का पॉइंट है जहां पे इलेक्शन एक्चुअली होते हैं पाकिस्तान में। अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट था कि जी पीटीआई को बैन कर दें, अगर ये होता तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एलिमेंट है ना। इसके बाद तो बिल्कुल ही, यानी कि पाकिस्तान में भी हलचल मच जाए, पार्टी को आपने बैन कर दिया। ये जो दूसरा एक्सट्रीम है कि जी वो इलेक्शन हो जाए जो हम सारे चाहते हैं और थियोरेटिकली होने चाहिए, तो ये तो कभी हुए नहीं है, तो ये भी बिल्कुल एक यानी ना होने वाली बात है। अब आप आ जाए बीच में, जो हम बात करें कि कैसे होंगे, जिसकी आप बात करें मैनेज कैसे होगा। मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल है। ये जो बीच का पॉइंट है, ये 2018 भी ऐसा था, शायद 2013 शायद इधर होगा, 2008 शायद इधर होगा, वो बीच में ही है ना कहीं। तो ये अब हमारा ये वो है, एक फेमिलियर ग्राउंड है हमारे लिए, यानी हमें बुरा लगे या अच्छा लगे, ये फेमिलियर ग्राउंड है। वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस। तो अगर इस बैंड स्पेक्ट्रम में अगर इलेक्शन हो जाता है तो हम नाक को पकड़कर उसको हजम कर लेंगे, लेकिन अगर इधर होता तो ये कोई हजम ना करता। इसलिए मेरे ख्याल में हम मूव करके एक फेमिलियर ग्राउंड में आ गए हैं। अब वो डिग्रीज हैं कि वो थोड़ा इधर होगा या थोड़ा इधर होगा, लेकिन इस बैंड स्पेक्ट्रम बैंड के दरमियान अगर होगा तो पाकिस्तान विल बी ऑन फेमिलियर ग्राउंड। और कितना पैलेटेबल है, कितना हजम हो सकता है, कितना नहीं। मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन शहजाद उससे पहले एक सवाल, एक पार पॉलिटिक्स की शहजाद हम देखते हैं हर वक्त बात हो रही है, सारी पॉलिटिक्स ही डिजाइंड है। पॉपुलर पॉलिटिक्स भी अब रास्ता पावर पॉलिटिक्स की पहुंचते कहती है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है इस्लामाबाद में इस वक्त, जो और को पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लामाबाद में कोई चीज़ भी अफवाह नहीं होती, 6 माह बाद वो फैक्ट सामने आ जाता है। कि ये भी एक बैलेंसिंग इक्वेशन बन रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो सदारत पीपल्स पार्टी को दे दी जाए। एक तासुर ये है कि ख्वाहिश का इजहार हुआ है, लेकिन दूसरी साइड ये भी हमें बताया जा रहा है कि नहीं, ये उनको एक सजेशन दी गई है। अगर सदारत उनके पास है और प्राइम मिनिस्टरशिप PMLN के पास है, क्या ये किसी भी किस्म का बैलेंसिंग इक्वेशन है कि सिर्फ ऑप्टिक्स होंगे? एंड वुड PPP रियली बी इंटरेस्टेड? मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्टिक्स होंगे, इफेक्ट कम होगा। आप देखें ना, इस वक्त आरिफ अलवी साहब थे और 16 महीने की PDM हुकूमत थी, लेकिन PDM हुकूमत जो करना चाहती थी वो ऑलमोस्ट उन्होंने कर लिया। कोई बिल रोक लेते थे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, लेकिन बाद में वक्त के साथ वो भी ऑटोमेटिकली पास हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा बैलेंसिंग नहीं, एक फर्क है। PDM गवर्नमेंट के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप PMLN की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है। अगली पार्लियामान में ऐसा नहीं होगा। जैसी आरिफ अलवी ने खून थुकवा दिया था पिछली, जब वो इमरान खान साहब बैठे हुए थे, ऑपोजिशन को खून थुकवा दिया था। लेकिन मेरी नजर में ऑप्टिक्स ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी पीपल्स पार्टी अगर प्रेसिडेंटशिप उनको मिल भी जाती है। लेकिन एक बात मालिक साहब मैं आपकी इजाजत से ऐड करना चाहता हूं, और ये भी मुस्तफा नवाज खोखर साहब 2018 की मिसाल दे रहे थे।
हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हम 2018 के में खड़े हुए हैं या हम आइन और कानून की इंप्लीमेंटेशन में उससे भी पीछे जा चुके हैं। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। मतलब 2018 में अदालती फैसले आते थे, अच्छे आते थे, बुरे आते थे, इंप्लीमेंट हो जाते थे। आज आपके हाई कोर्ट कहते हैं कि हमने आईजी पे कंटेम्प्ट लगाना है, आप अदालत में पेश हो, आईजी कहता है मैं नहीं आता। अदालतें कुछ नहीं कर पाती। हम आइन और कानून में बहुत पीछे जा रहे हैं। पहले भी पार्टीज चेंज होती थी, प्रेशर डाल के चेंज किया जाता था, किसी को बताया जाता था कि हवाओं का रुख यहाँ है और लोग पार्टी बदल लेते थे। लेकिन क्या कभी आपने पाकिस्तान में इस तरीके से पार्टी तब्दील होते हुए देखा है कि एक बंदा 3 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए गायब हो गया, फिर वो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मिसिंग पर्सन और कहता है कि मैं तो घूमने गया हुआ था फैमिली के साथ और अब मैं पार्टी चेंज कर रहा हूं। कभी आपने ये देखा है इस मुल्क में कि इलेक्शन, हमारे एक दोस्त ने कहा है ऑन अ लाइटर साइड, हमारे दोस्त ने कहा कि आजकल लोग सियासी एतकाफ में बैठते हैं तो 2 और 3 हफ्ते गुजारते हैं तो फिर वो ईमान ताजा हो जाता है। इस मुल्क में 1000 बुराइयों के साथ साथ इलेक्शन रिगिंग के साथ साथ हमने कभी ये नहीं देखा था कि 2 सूबों में 9 महीने तक केयरटेकर सेटअप चलता रहेगा। आपकी नेशनल असेंबली खत्म हो चुकी है लेकिन इलेक्शन डेट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नहीं ऐलान की। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 2018 तो बहुत पीछे रह गया। मेरे ख्याल से हम हर गुजरते वक्त के साथ एक नया बैरियर पास कर रहे हैं और वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं मुस्तफा साहब की कि अगर इस किस्म के इलेक्शन कराए जाए तो उसके नताइज बहुत बुरे होंगे, लेकिन फिर भी होता हुआ ये नजर आ रहा है कि इसी किस्म के हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2018 में आप ये कह सकते थे कि इलेक्शन डे को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जिस थ्रेशोल्ड को बार बार क्रॉस कर रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, तो मेरे ख्याल से 2023 के इलेक्शन तो शायद आप भूल जाए 18 में क्या धांधली हुई थी। फिर तो वो फाद ने तो कहा है ना, कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी तो है ना, कम से कम आप उस कंफर्ट जोन में तो आप खड़े हुए ना जहां आपको बहुत बड़े सरप्राइजेस नहीं अंदाजा है। सो वो एक कंफर्टिंग थॉट है। चलें इस पर अनकंफर्टेबल कुछ बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ब्रेक से पहले कुछ मुस्लिम लीग की बात कर लें, बिकॉज लग ये रहा है कि जो ये जलसा है जिसको कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल जलसा 21 वाला, ये बहुत बड़ा, हर चीज़ इस पर हिंज कर रही है। पार्टी ने अपने लीडरान, खैर वो तो ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि जो परफॉर्मेंस होगी उस दिन लोगों की, उस पर मैटर भी करेगा टिकट मिलनी है नहीं मिलनी। और दूसरा जो है ये भी एक फैसला हो गया है कि पार्टी के अंदर जो तनकीद करेगा वो भी फारिग है। और उसमें रस्मी जुमला तो है कि अगर आपने पार्टी के अंदर आप खुल के राय दें, लेकिन अगर बाहर आपने बात की तो आप फारिग हैं, ना टिकट मिलेगी ना कुछ मिलेगा। तो ये इस किस्म का मिजाज बन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मैंने इसलिए बात छेड़ी कि मैं इस पर ज़रा इनका व्यू लेना चाह रहा हूँ मुस्तफ़ा का, बिकॉज जिन्होंने अभी पिछले दिनों 2-3 बारी में इनकी बात सुन रहा था तो इनको यकीन ही नहीं है कि बहुत बड़ा जलसा हो पाएगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में है मुस्तफ़ा साहब भी। हालांकि उनको ये नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता कि इस जलसे में जाने पे आप जन्नत में भी जाएंगे। असद रहमान साहब हैं, मैंने होते थे बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये तो जाएंगे जन्नत में, और जो लाहौर जलसे में जाएंगे वो तो गारंटीड वो सीधा जन्नत में जाएंगे, यानी कि वहाँ से शायद घरों को भी नहीं आएंगे, वहीं से चले जाएंगे। ये मज़हब इस तरह खुल के बात आ गई है। अब आई डोंट इवन नो व्हाट टू, इस पर क्या हम बात करें। लेकिन जब आपको जन्नत भी मिल रही हो, टिकट भी मिल रही हो, फिर आप क्यों कहते हैं कि जलसा नहीं बनेगा? देखें, दुनिया भी कवर्ड, आखिरत भी कवर्ड। ठीक कह रहे हैं आप, और फिर जाना चाहिए जौक दर जौक लोगों को दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए। लेकिन अगर लाहौर में हम देखें तो बेंचमार्क क्या है। इससे पहले शहीद बीबी जब अपनी जलावतनी ख़त्म करके वापस आई 1986 में, तो वो उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि अब मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो तवक्को ये की जा रही है कि शायद फिर इमरान खान का 30 अक्टूबर का जलसा, फिर उनका वो जलसा था। और मुस्लिम लीग नून की जो हालिया पॉलिटिक्स रही है, का जनाजे ने भी ऐसे भर दिया था। जी हाँ, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून के जो सारी सियासत रही है, जो बयानिया इनका रहा है, वो 2 चीज़ों के ऊपर खड़ा था मेरी नज़र में मालिक भाई। एक कि ये निस्बतन हुकूमत में आते हैं तो अच्छी गवर्नेंस देते हैं, और दूसरा वोट को इज्जत दो। ये दोनों जो इनके बयानिए थे, ये 16 महीने की हुकूमत ने अच्छी गवर्नेंस वाला फारग कर दिया और साथ ही साथ वोट को इज्जत दो वाला भी फारग कर दिया।
अब अगर इन दो बयानियों की गैर मौजूदगी में मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं तो लोगों के पास कोई रीजन नहीं है कि वो जौक दर जौक उसके अंदर खुद से पैसे डाल के इकट्ठे करके गाड़ियां करके उस जलसे के अंदर पहुंचे। रीजन क्या है? 16 महीनों के अंदर लोगों के साथ जो हुई है, जो रीजन ये है कि एक बड़ा ओवरवेलमिंग एक सबको ये मैसेज मिला हुआ है कि अगली गवर्नमेंट बनेगी और PMLN लेड गवर्नमेंट होगी। तो अब टिकट जो पिछले 16 माह में फारिग हो गई थी टिकट, अब उस टिकट की बड़ी वैल्यू है, तो इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं अपने टिकट में। क्या है जो मूड है पब्लिक का, वो तो बहुत सी ऐसी कई चीजें 25 बसें कह रहे हैं ना, फी MNA कम से कम 25 बसें लाओ, ऐसी तो क्या है 25 लाख किराया, करोड़ रुपया लग जाएगा। मालिक भाई, बहुत सी गुफ्तगू है जो हम मसलतन टीवी चैनल्स पर बैठ के नहीं करते। अवाम के अंदर जो एक तरफ महंगाई की सताए हुए अवाम है, वहां पर दूसरी तरफ एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड भी है। और जब आपके बारे में ये पता हो, आप उस चीज को बार बार दोहरा रहे हो और खुद उसका इजहार कर रहे हो कि जनाब अब तो हमारी डील हो गई है और अब हम आ रहे हैं, हुकूमत में आने वाले हैं, तो वो कोई इतना अच्छा टोन सेट नहीं कर रहे। लोग पुट ऑफ हो जाते हैं ऐसी चीजों से जो पब्लिक का इस वक्त मूड है। तो मैं नहीं समझता कि एक बहुत बड़ा कोई पावर शो होगा। हाँ, लोग इकट्ठे कर लेंगे, टीवी स्क्रीन पे रौनक लग जाएगी, लेकिन इलेक्शन क्या वो उस पावर शो के नतीजे में क्या इलेक्शन के अंदर वो विक्ट्री ट्रांसलेट हो सकेगी? मेरा तो नहीं ख्याल। आप लाहौर से ज्यादा वाकिफ है, लोग कह रहे हैं कि लाहौर भी जीतने की पोजीशन में। पार्टी टिकट भी मिल रही है और जन्नत भी गारंटीड मिल रही है। अगर ये दो चीजें हैं तो क्या इसके बाद अब जलसे के लवाजमात पूरे नहीं हो गए? क्या अभी भी कोई जलसे में शक है? नहीं, देखिए, मैं मुस्तफा भाई को मैं सुन रहा था बड़े गौर से। देखिए, मुझे ये शक नहीं है कि जलसा अच्छा नहीं होगा। जलसा होगा अच्छा, और जितना उस पर जोर लगाया जा रहा है, और वो जो शुरू में आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सारी पॉलिटिक्स का जो एक तरह का फोकस बन गया वो जलसा, वो बात ठीक है। तो जब इतना जोर लगा रही है जमात, और ये जो एक बहुत बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो और लोगों को ये भी मालूम है, ये भी आपका तर्जिया दुरुस्त है कि जिसको मुस्लिम लीग का टिकट चाहिए या कुछ और चाहिए, उसको पता है कि ये सारा कुछ मॉनिटर हो रहा है और उसको ये परफॉर्मेंस जो है वो गेज हो रही है, तो लोगों ने जोर लगाना है और लोग आ जाएंगे। जलसा बड़ा होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन बड़ा जलसा होगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मालिक ये है कि क्या ये जो अभी मुस्तफा साहब ने बात की कि अगर बहुत बड़ा जलसा हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि क्या एक बहुत बड़ी इलेक्टोरल विक्ट्री जो है वो PMLN को मिल जाएगी? मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे में को ट्रांसलेट नहीं करती हैं। जलसा बड़ा करना जो कि हो जाएगा एक अच्छी ऑप्टिक्स देगा, लेकिन ऑप्टिक्स और इलेक्टोरल सक्सेस में फर्क है, और ऑन द ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है। सो मियां नवाज शरीफ, मेरी ये असेसमेंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से जो मुस्लिम लीग नून का अपना वोटर है, जो उसका बेस है, एक बेस्ट के सिनेरियो में वो गैल्वनाइज हो जाएगा, और वो गैल्वनाइज हो जाएगा और वापस जुड़ जाएगा। लेकिन द बिगर क्वेश्चन इज कि वो अगर सारा वोटर गैल्वनाइज हो भी जाता है तो जो टोटल पाकिस्तान का इलेक्टोरल वोटर है उसमें उसका हिस्सा कितना है? अगर वो श्रिंक हो गया है तो फिर देयर इज एन इशू। बड़ा सवाल ये है, ये नहीं कि जो ऑलरेडी नून का वोटर है वो गैल्वनाइज होकर वोट डालेगा। सवाल ये है कि जो नून का वोटर नहीं था, क्या वो अब नून का वोटर बन जाएगा मियां नवाज शरीफ के आने से? और अगर उसका जवाब है नहीं, तो लेकिन अगर मियां साहब का अपना वोटर इंटैक्ट रहता है और दूसरा वोट स्कैटर कर दिया जाता है तो मुझे एक्स्ट्रा वोट तो चाहिए नहीं, मेरा अपना वोटर है, मैं जीतने के लिए काफी है। देखिए, फिर बात वही होगी ना कि वो जो कि आपने वो किस तरह का इलेक्शन करा रहे हैं। अगर आप वो एक कंफर्ट जोन में बैठ के इलेक्शन करा रहे हैं और आप समझते हैं कि PTI जो है वो बैलेट बॉक्स पे भी है, तो हो सकता है यस कि थोड़ी सी आसानी हो जाए, लेकिन फिर वो इट ऑल कम्स डाउन कि वो उस कंफर्ट जोन में आप कहां तक जो है वो चीजों को इंश्योर करते हैं कि वो कंफर्ट से बाहर ना जाएं। तो यस, यू राइट कि मुस्लिम नून का वोटर गैल्वनाइज होगा तो एक ऑप्टिक्स बन जाएंगे कि भाई ये एक जमात है जो कि अगली कोलिशन को लीड कर सकती है। लेकिन ऑन द ग्राउंड जो डिफिकल्टीज हैं उस स्क्रिप्ट की, वो सॉल्व करने में को बहुत खातिर खा मेरे ख्याल में फायदा नहीं होगा। शहजाद, मुझे एक बात बताएं, हमारी एक ट्रेडिशन भी है, हमारे एक हवा भी बनती है इलेक्शन में, जिसको कहते हैं जी हवा बन गई है, तो हमारी एक सेंस ऑफ रेजिग्नेशन भी आ जाती है। लोगों की बड़े परेशानी है, लोगों को
अगले खाने का नहीं पता, सतह गुर्बत में और 1.5 करोड़ लोग आदमी चले गए। पीपल आर इन डेस्परेट सिचुएशंस। तो डेस्परेशन में 2 ही चीज़ें आती हैं, या बिल्कुल इंकलाब आता है या बिल्कुल रेजिग्नेशन आती है। और हमारे साथ जब रिलीजियस भी हमारी फीलिंग्स आती हैं, हम किस्मत पे बड़ा छोड़ देते हैं और जी बड़ा नसीबा जी हो गया। ये अगर बहुत बड़ा जलसा होता है और ये तासुर और सीमेंट होता है कि यार कम वोट में इलेक्शन तो PMLN ने जीतना है और ये अब तय हो गया, इन्होंने आना है, उसके बाद क्या आपको टर्नआउट नाराज वोटर का बढ़ता नजर आता है या आपको वो ज्यादा घर में बैठते नजर आते हैं? बिकॉज उस दिन आके वोट करने के कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। खाली ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में जाता हूं या नहीं जाता, मेरे जाने के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आपको ज्यादा लोग नजर आते हैं कि ज्यादा नाराज लोग घर बैठते नजर आते हैं और रिजाइंड हो गए, यार हाथ गल ते मुक गई, ये फैसला हो गया, छड्डो परे। के लिए जजा भी है, सजा भी है। जजा तो आपने बताई, जन्नत भी दे रहे हैं, शायद मोटरसाइकिलें भी दे रहे हैं, खैर दोनों चीजों को कोई मवाजना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सजा भी है कि टिकट नहीं मिलेगा। और बाकायदा जो नून लीग के जो मीटिंग्स हो रही है उसमें ये एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आपने इतने इतने लोग लाने हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी एफर्ट वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहे हैं, लोगों को अरेंज कर रहे हैं, तो वो एक डिसेंट शो करने में तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है एक जलसे में अगर 1.5-2 लाख बंदा आ जाए तो उसके बाद फिर वो बड़ा ही हो जाता है। ये कहना कि सबसे बड़ा है या कितने लोग थे उसमें वो मेरे ख्याल से मायने नहीं रखता। लेकिन इस वक्त जो कोशिश है एक बड़ा जलसा करने की, मेरे ख्याल से तो ऑप्टिक्स दिखाने की ही एक ये ट्राई है कि नून लीग बड़ी जमात है, उसका पॉपुलर वोट है। और ये एक मिथ है कि पंजाब में बहुत बड़ी मेजॉरिटी है तहरीक इंसाफ की, उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो सिर्फ एक मिथ है, जबकि नून लीग एक्चुअली एक पॉपुलर जमात है। तो मेरे ख्याल से ये दिखाने की एक कोशिश है। लेकिन हैविंग सेड दैट मालिक साहब, अगर जलसा बहुत बड़ा होता नहीं है, अगर हम लोग भी आते हैं, नून लीग की एक्सपेक्टेशन से कम भी होता है, जो हालात हैं, मेरे असल सवाल है वो ये है शहजाद के जो हालात हैं और जो बनते नजर आ रहे हैं, क्या आपको उस दिन नाराज वोटर ज्यादा बाहर निकलता नजर आता है कि रिजाइन होकर घर बैठ के नजर आता है छोड़ो यार कुछ नहीं होना, दफा करो? आप वोट वाले दिन बात कर रहे हैं या इस जलसे के लिए बात कर रहे हैं? वोट वाले दिन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द PTI वोटर एंड उन वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं जनवरी की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि दोनों का वोटर निकलेगा, चाहे इमरान खान जेल में भी हो तब भी PTI का वोटर निकलेगा और नवाज शरीफ साहब भी इतने टाइम बाद वापस आ रहे हैं। जितनी पोलराइजेशन है, मुझे नहीं लगता कि लोग रिजाइन करके घर पे बैठेंगे, वो अपनी अपनी पार्टीज को वोट देने के लिए जरूर निकलेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है मालिक साहब वो ये नहीं कि कितने चलें ये मुस्तफा को लेते हैं इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा इस मुल्क में स्विंग वोट कोई नहीं है। जो रिलीजियस पार्टी का वोट है वो उनका है, जो मियाँ साहब का है वो उनका है, जो इमरान का है उनका है, जो जनाब जरदारी का है वो उनका वोट है। अब सिर्फ ये होना है कि उस इलेक्शन वाले दिन किसका वोटर आता है, किसका आने दिया जाता है और किसका निकलता ही नहीं है गुस्से में। आपके ख्याल में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह चीज़ें हो रही, ना इमेजिन अ सीन कि जिसमें शायद डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई हो इमरान खान की, हो सकता है कोई सजा भी हो गई हो तब तक या ना भी हो, लेकिन इनकासरेटेड तो डेफिनेटली अंदर ही होंगे। आपको PTI का वोटर सिर्फ ट्विटर पे नजर आएगा गुस्सा निकालता हुआ या घरों में, या आपका ख्याल है कि पोलिंग बूथ पे पहुंचेगा? मालिक भाई और दूसरा वेरी क्विकली जी, आपको ये हाई वोटर टर्नआउट इलेक्शन नजर आता है कि वो लो वोटर टर्नआउट? मेरे ख्याल में अगर मैं वी हैव 90 सेकंड्स टू आंसर। 2008 का इलेक्शन बीबी की शहादत पे हुआ, 2013 का इलेक्शन बिजली पर हुआ, 2018 का इलेक्शन करप्शन पे हुआ और 2024 का जो इलेक्शन है वो महंगाई पे होगा। लोग इस वक्त अपनी जो जिंदगी है उनके लिए गुजारना मुश्किल है। नई समझ लोगों को एक बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, किचन का खर्चा चलाएं, बच्चों की फीसें दें। लोग इस वक्त सख्त तपे हुए हैं, उनसे जिंदगी नहीं गुजारी जा रही, महीना हफ्ता दिन उनसे नहीं गुजारा जा रहा। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और इस निशाने में इसका सारा गुस्से का जो इजहार है अभी तक नजर आ रहा है लोगों के अंदर, उनकी आंखों में नजर आ रहा है, उनके चेहरों पे आप पढ़ सकते हैं कि PDM के खिलाफ उनका एक ज़हन बना है। जो PTI का सपोर्टर निकलेगा कि बैठेगा? अब PTI का सपोर्टर उसको निकालने के लिए भी इलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग खुद जौक दर जौक निकल आएंगे, उम्मीदवार को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उम्मीदवार ही ना हुआ, उसके पीछे पुलिस लगी हुई, वो उसके सपोर्टरों के पीछे पुलिस लगी हुई, तो फिर उनको कौन निकालेगा? अर्बन सेंटर्स में तो शायद आप देख लें, लेकिन रूरल एरियाज में फिर लोगों की तादाद फिर कम निकलेगी। इट विल डिपेंड। असल चीज़ ये है कि वोटर टर्नआउट क्या होता है।
बिकॉज हर एक के अपने अपने साइलोज में बैठे हुए, कोई स्विंग वोट नहीं है। सिर्फ देखना है कि उस दिन हु विल स्विंग इनटू एक्शन, किसका वोटर उस दिन एक्शन में स्विंग करेगा। अभी बड़े दिन है, इस पर डिस्कशन करेंगे कि किसका वोटर आने दिया जा रहा है या आ रहा है, किसका क्या हो रहा है। बट अच्छी खबर ये है कि एक यकीन आज हो गया कि वाकई इलेक्शन हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है, और हो भी जनवरी में रहे हैं, ये भी दूसरी अच्छी बात है। बाकी अच्छी बुरी बातें बड़ी अगले शोज़ में करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।